Hello dear students. So up till now we studied what is an atom, what is the size of an atom. It is measured in nanometer with the help of atomic radius, and we studied what is atomic mass. Students, we also studied how to calculate molecular mass. But still in the video I will explain again for those students who could not attend live lecture. मैंने live lecture में पढ़ाया है how to calculate molecular mass, but still एक दो examples यहाँ पे देती हूँ. बहुत easy है, लेकिन molecular mass अगर calculate करना है then you should know the atomic masses. मतलब कौन से एटम का मास क्या है हमने पढ़ा है, टेक्स्ट बुक में चार्ट भी दिया है, वो चार्ट लर्न करो. फॉर एग्जाम्पल कार्बन एटम, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कार्बन एटम, उसका एटॉमिक मास है 12 डाल्टन. स्टूडेंट्स वी नो एटम इज सो स्मॉल, तो उसके मास को हम ग्राम में, किलोग्राम में मेजर नहीं कर सकते बिकॉज इट इज वेरी वेरी स्मॉल, वी कैंट सी इट ऑल्सो. तो द मास ऑफ द एटम इज मेजर्ड इन द यूनिट कॉल्ड डाल्टन which is denoted as small u. Okay. ऑक्सीजन एटम का मास क्या है 16 डाल्टन. सल्फर का क्या है 32 डाल्टन. क्लोरीन 35.5 डाल्टन. यहाँ पे देखो सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, ये एटम के सिंबल भी तुम लोगों को पता होना जरूरी है. जैसे कि सोडियम का सिंबल, बहुत से बच्चे गलती से सोडियम मतलब S ले लेते हैं. नहीं, S मीन्स सल्फर, हियर सोडियम मीन्स Na का मास है 23 डाल्टन. आर यू गेटिंग इट स्टूडेंट्स? तो ये एटॉमिक मासेस. हाइड्रोजन का मास है 1 डाल्टन. तो टेक्स्ट बुक में चार्ट दिया हुआ है, अगेन आई टेल यू, ये एटम्स, सबसे पहले कौन से एटम का सिंबल है वो लर्न करो. C मीन्स कार्बन, O मीन्स ऑक्सीजन, राइट, एंड फिर उसका एटॉमिक मास. अगर ये तुम लोगों को लर्न है तो तुम लोगों को मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने आ जाएगा. ओके. Now, suppose exam में 101%, 1001% स्कूल एग्जाम में इसके ऊपर 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता ही है. ओके, एंड बहुत इजी है, प्लीज यहाँ पे मार्क्स लूज मत करो. सबसे पहले दे विल गिव यू केमिकल कंपाउंड्स ओवर हियर, तुमको कंपाउंड्स के नाम देंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ दे गिव हियर फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, या तो वो कंपाउंड का नाम देंगे या उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देंगे. व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? H2O. मतलब तुमको वाटर का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है. स्टेप में आंसर करना है. पहला स्टेप, इन आंसर यू विल राइट मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू. ओके, बोलो वाटर में कौन से 2 एटम्स हैं? एक है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन. तो आगे लिखोगे इज इक्वल टू ब्रैकेट में mass of hydrogen into number of hydrogen. okay, plus दूसरा एटम कौन सा है? ऑक्सीजन. सो you will write mass of oxygen into number of oxygen. समझे? अब यहाँ पे मैंने सिर्फ H लिखा है, स्पेस कम इसलिए, इसको फुल वर्ड्स में लिखो. mass of hydrogen, number of hydrogen. okay, चलो वैल्यूज डालो. व्हाट इज मास ऑफ हाइड्रोजन? 1 डाल्टन. इनटू नंबर, कितने नंबर है हाइड्रोजन के यहाँ पे देखो, H2 इनटू 2, प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है 16 डाल्टन, इनटू हाउ मेनी नंबर? ऑक्सीजन के बाद कुछ नंबर है? नहीं, कुछ नंबर नहीं, मतलब वो 1 है, 0 नहीं है, 1 है. सो इनटू 1. So here you get 2 into 1, 2 Dalton, plus 16 into 1, 16 Dalton. So total 16 plus 2, 18 Dalton. Here therefore molecular mass of water is 18 Dalton. समझे? Easy. लेकिन ये कब आएगा? अगर तुम लोगों को ये एटॉमिक मासेस लर्न होंगे, राइट? चलो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. अब मैं सिर्फ कंपाउंड चेंज करती हूँ, बाकी सब सेम ही रहेगा. फिर चलो सपोज मैंने दिया कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड.
मोस्टली तुमको वो फॉर्मूला देंगे, ओके, क्योंकि तुमको कंपाउंड्स अभी पता नहीं है। अभी 10th स्टैंडर्ड में थोड़े ज्यादा केमिकल्स के साथ तो एक्विंट हो जाते हैं, मतलब बहुत सारे केमिकल्स उनको 10th स्टैंडर्ड में पता होते हैं, 9th में थोड़ा कम है। तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है HNO3। यहाँ पे कितने एटम्स है स्टूडेंट्स? 3, HNO, राइट। तो सबसे पहले मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन, देन मास ऑफ नाइट्रोजन इनटू नंबर ऑफ नाइट्रोजन, प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन, राइट। यहाँ पे 3 है मॉलिक्यूलर मास। सो हियर पहला बोलो मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है? 1 डाल्टन इनटू, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन के बाद कुछ नंबर है क्या? नहीं, मतलब 1। नाइट्रोजन का मास मैंने यहाँ पे नहीं दिया है, बट आई थिंक अब देखो, नाइट्रोजन मीन्स N, नॉट Na, Na मीन्स सोडियम। नाइट्रोजन का मास है 14 डाल्टन, ओके। तो यहाँ पे आएगा मास ऑफ नाइट्रोजन 14 डाल्टन इनटू नंबर ऑफ नाइट्रोजन क्या है स्टूडेंट्स? कोई नंबर नहीं, मतलब 1। देन थर्ड मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है? 16 डाल्टन इनटू, कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन है यहाँ पे? ये ऑक्सीजन के बाद है ना नंबर, तो 3, करेक्ट, ओके। चलो ये सॉल्व करो, विल गेट हियर 1 डाल्टन प्लस 14 डाल्टन प्लस 48 डाल्टन, सो टोटल विल बी 63 डाल्टन। So what is the molecular mass of nitric acid? That is HNO3, 63 डाल्टन, ओके स्टूडेंट्स। सी मैंने ये लाइव लेक्चर में पढ़ाया है, लेकिन वापस इसलिए ले रही हूँ क्योंकि 101 नहीं 1001% ये क्वेश्चन स्कूल एग्जाम में आएगा, या वो भी 3 मार्क्स के लिए। 3 मार्क्स मेक्स अ लॉट, सो नो मिस्टेक्स। अब एक एग्जाम्पल में दिखाती हूँ जो लाइव लेक्चर में मैंने नहीं लिया, इसलिए मैं इसमें बता रही हूँ। सपोज उन्होंने दिया यहाँ पे I'm writing mass of calcium is 40, okay, Ca means calcium। अब तुमको उन्होंने दिया calculate the molecular mass of calcium hydroxide, जिसका फॉर्मूला है Ca ब्रैकेट में OH ट्वाइस। अब देखो, अगर ऐसा वाला कंपाउंड आए जिसमें ब्रैकेट के अंदर एटम्स है और ब्रैकेट के बाहर नंबर है, इट मीन्स ये जो ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर है वो अंदर दोनों के लिए है। सिर्फ ऐसे होता अगर OH2, ब्रैकेट नहीं है, सिर्फ OH2, मतलब ये 2 सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, लेकिन यहाँ पे OH और उसको ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो ये 2 इसको भी है और इसको भी, मतलब ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। समझे स्टूडेंट्स? प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक, ओके, अच्छे से करो। चलो आंसर मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रही हूँ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू, बोलो पहला स्टेप क्या? मास ऑफ कैल्शियम इनटू नंबर ऑफ कैल्शियम, राइट, प्लस पहला हो गया। दूसरा आइटम है हमारा ऑक्सीजन, तो हम लिखेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन, प्लस हमारा तीसरा आइटम है हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब स्टूडेंट तुमने ये ऐसा लिखा तो भी चलेगा, मतलब पहले नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड इनटू मास ऑफ हाइड्रोजन, पहले नंबर बाद में मास, ऐसे किया तो भी चलता है, नो प्रॉब्लम, ओके। चलो डालो वैल्यू, मास ऑफ कैल्शियम क्या है? 40 इनटू कितने नंबर है यहाँ पे बोलो? कैल्शियम के बाद कोई नंबर है क्या? नहीं, मीन्स इट इज 1, सॉरी 40 डाल्टन, मास का ये यूनिट लिखना मत भूलो, डाल्टन, प्लस ऑक्सीजन का मास 16 डाल्टन इनटू कितना नंबर है बोलो ऑक्सीजन का? ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर उसको भी है, तो दैट इज 2, प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन 1 डाल्टन इनटू ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर 2। अब आगे का तुम कर सकते हो, सॉल्व करो। सो और जस्ट 40 डाल्टन प्लस 32 डाल्टन प्लस 2 डाल्टन, सो 42 प्लस 32 क्या आ जाता है? The answer is 74 डाल्टन।
वन मोर थिंग, तुम्हारा डाल्टन है ना यू दिखना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 74 डाल्टन, मतलब गलती से टीचर को लगता है ये 744 ही लिखा है, समझे? तो क्या करो, ये तुम्हारा नंबर है 74 एंड थोड़ा डाल्टन दूर लिखो एंड यू छोटा सा निकालो, समझे? वरना ये कंफ्यूजन हो जाता है, टीचर को रॉन्ग भी दे सकते हैं। तुम्हारा डाल्टन 4 के जैसे नहीं दिखना चाहिए। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स you understood very well how to calculate molecular mass. अब अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे वैलेंसी ऑफ एन एटम। सबसे पहले वैलेंसी मीन्स व्हाट? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। ये शायद नहीं समझेगा अभी, लेट मी एक्सप्लेन। इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड by an atom. एटम या तो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो सबसे आउटर मोस्ट शेल में है, आर यू गेटिंग दैट, वो या तो लूज करता है या किसी और से ज्यादा के इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है टू बिकम स्टेबल। टू बिकम स्टेबल मीन्स व्हाट? इट आइदर कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट। Octet means 8 electrons in the outermost shell. Duplet means 2 electrons in the outermost shell. अब इसका मतलब क्या है थोड़ा और डिटेल में बताती हूँ, ये अच्छे से समझ लो। ओके, लेट मी गिव यू एग्जांपल। सबसे पहले एटम का स्ट्रक्चर हम सबको पता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके बाद जो पहला शेल है वो है के शेल, दूसरा एल, तीसरा एम, चौथा एन, राइट? हमने ये स्ट्रक्चर मैंने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ाया है। अब देखो यहाँ पे ये आर्गॉन, कौन सा एटम है? आर्गॉन। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 18। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसके पहले शेल में, दूसरे शेल में, तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो पहले शेल में होते हैं 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8। 2 + 8 + 8 हो गया क्या? 18। ओके, आर यू गेटिंग इट? ये आई डोंट नो तुम लोगों ने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि नहीं, स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग टू यू। तुम लोगों ने ये प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि नहीं, आई डोंट नो। सीबीएसई स्टूडेंट्स, मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है। आई विल डू वन थिंग, स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं उससे रिलेटेड सीबीएसई का एक वीडियो है, मैं तुम लोगों को भेज दूंगी, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा ये कैसे करते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे ये जो एटम है इसमें 3 शेल है, ये है के शेल, एल शेल, एम शेल। इसकी एम शेल आउटर मोस्ट सबसे, जिसकी ये एटम 1, 2, 3, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 8। जो आउटर मोस्ट शेल है कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8। तो ये स्टेबल है। स्टेबल है मतलब ये अपने ये इलेक्ट्रॉन्स ना तो किसी और को देता है, मतलब ना तो लूज करता है, ना किसी और से इलेक्ट्रॉन लेता है, मतलब ना तो गेन करता है। सो इट विल नाइदर बी लूज और नॉर बी गेन्ड। ये ना तो लूज करेगा ना गेन करेगा। ये नेचुरली साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये एटम ना अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को देता है ना किसी से इलेक्ट्रॉन्स लेता है। मेन साइंटिस्ट ने फिर ये कंक्लूजन किया कि ये स्टेबल है, ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता। समझ में आया? तो अब अगर मैं तुम लोगों को बताऊंगी सोडियम में है 11 इलेक्ट्रॉन्स, उसका कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 1। बोलो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 है। इस केस में 8 है क्या? नहीं। आउटर मोस्ट में 8 नहीं मतलब वो स्टेबल नहीं। आउटर मोस्ट में 8 होना इस कंडीशन को बोलते हैं ऑक्टेट, मतलब स्टेबल। लेकिन सोडियम स्टेबल है क्या? बोलो इसके आउटर मोस्ट में 8 है क्या? नहीं। अब मुझे बताओ इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स होने के लिए और कितने लेने पड़ेंगे? हाउ मेनी मोर इलेक्ट्रॉन्स इट हैज टू गेन
फ्रॉम समबडी एल्स, कोई और एटम देता है, राइट? हमेशा एटम्स एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स देते या लेते रहते हैं। अब तो मुझे बताओ, इसको यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे किसी और एटम से। बट लेट मी टेल यू, एटम को इलेक्ट्रॉन लूज करने हो या इलेक्ट्रॉन गेन करने हो, दोनों भी कंडीशन में एटम को बहुत ज्यादा एनर्जी लूज करनी पड़ती है। एक इलेक्ट्रॉन लिया, एनर्जी गई, और एक लिया और एनर्जी गई, और एक लिया, और मतलब एटम स्टेबल होने की बजाय यहाँ पे इसको कितने लेने हैं? 7। मतलब एटम की कितनी एनर्जी चली जाएगी? तो एटम स्टेबल होने की बजाय और अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और सिंपल वे, 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने की बजाय अगर इसने ये एक इलेक्ट्रॉन ही लूज कर दिया, दे दिया किसी और को, आर यू गेटिंग? किसी और को ये एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, गया इसका फिर ये एक इलेक्ट्रॉन, कितने बचे अब आउटर मोशन में? 8 बचे। हो गया स्टेबल अपने आप बाय लूजिंग। देखो, इज व्हाट इज इजी? 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना ज्यादा इजी है कि 1 इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा इजी है? इज इट इजी टू गिव 1 इलेक्ट्रॉन? क्योंकि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन देना है, एनर्जी कम लगेगी। 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना है, एनर्जी ज्यादा लगेगी। अंडरस्टूड? तो ये हो गया स्टेबल। लेकिन सी हियर नाउ, हमने पढ़ा है कि किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 11 नेगेटिव चार्ज है, तो उतने ही पॉजिटिव चार्ज दैट इज प्रोटॉन्स है। लेकिन अब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो 11 की बजाय यहाँ पे कितने हो गए? 10। सो प्लस 11 माइनस 10, माइनस चार्जेस 10 रह गए, प्लस चार्जेस 11 है। व्हाट विल बी योर आंसर? प्लस 11 माइनस 10 विल इट बी प्लस 1? तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज जो है उसकी वैलेंसी। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है? 1। सो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सोडियम? प्लस 1। समझे? तो व्हाट इज वैलेंसी? आई सेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन, मतलब एटम कितने नंबर लूज करता है या कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, वो है उसकी वैलेंसी, एंड वही है उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी। वेट, एक और एग्जांपल बताती हूँ, फिर समझिएगा। तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्यों लूज करता है? स्टेबल होने के लिए। स्टेबल होने के लिए मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ओके, जो लूज करता है इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ओके, अब देखो, आई एम राइटिंग क्लोरीन हियर। क्लोरीन में है 17 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हैं? 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। बोलो स्टूडेंट्स, ये स्टेबल है क्या? आउटर मोस्ट शेल देखो, सबसे बाहर देखो, 8 इलेक्ट्रॉन्स है क्या? नहीं। ऑक्टेट है क्या? नहीं। 7 है। अब इधर 7 की बजाय 8 चाहिए हमको, तो ये स्टेबल होगा, राइट? जो भी एटम अनस्टेबल है वो स्टेबल होता ही है बाय लूजिंग और गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। अब तुम मुझे बताओ, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा कि सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? क्या इजी है? अगर 7 दे देगा तो भी ऑक्टेट हो गया, 8 कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन 7 लूज करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, लेकिन उसके बदले सिर्फ एक ले लेना है। एक ले लिया तो इधर क्या हो गया? देखो, इसका एक देना ही था ना इसको, तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। समझे? तो ये भी हो गया स्टेबल, ये लूज नहीं करेगा, एक गेन करेगा। अब देखो, कितने थे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे? 17, लेकिन एक और ले लिया तो हो गए 18 माइनस चार्ज। लेकिन प्रोटॉन गेन नहीं किया, प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी 17 होंगे, तो प्लस 17 चार्ज। सो प्लस 17 माइनस 18, आंसर क्या आएगा? -1। तो इसके ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव। सो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन? -1। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सोडियम? +1। वैलेंसी क्या है समझे? अब देखो, ये +1 है, ये -1 है। आर दिस अपोजिट चार्ज? विल दे अट्रैक्ट एंड कंबाइन? यस, ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट्स टू फॉर्म अ कंपाउंड NaCl, that is sodium chloride, that is the salt which we eat। समझे? तो दोनों की कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 and 1 है, लेकिन अपोजिट चार्ज चाहिए, राइट? सो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी,
The valency is nothing but the number of electrons lost or the number of electrons gained by an atom. यहाँ तक स्टूडेंट्स कुछ डाउट्स? एंड सबसे इंपॉर्टेंट, द एटम हु लूजेस इलेक्ट्रॉन्स गेट्स पॉजिटिव चार्ज and the atom who gains electron gets negative charge. and जब एटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है, देखो पहले तो एटम न्यूट्रल होता है. जब मैंने सिर्फ सोडियम लिखा जिसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, क्योंकि इसमें 11 प्रोटॉन्स एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेम है तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, राइट. लेकिन जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 11 की बजाय इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10, -11 की जगह -10 हो गया, +11 ये हो गया +1, तो चार्ज आ गया. सो सिर्फ एटम होगा, मतलब जब उसने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया है या गेन नहीं किया तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. लेकिन जब वो एटम अनस्टेबल है, अनस्टेबल मतलब 2, 8, 1 है ना, आउटर मोस्ट शेल स्टेबल नहीं है, 8 चाहिए, नहीं है. जब एटम अनस्टेबल है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है, जिसकी वजह से फिर वो एटम नहीं रहता, वो बन जाता है आयन. आयन मीन्स आइदर पॉजिटिव आयन बन जाता है वो या नेगेटिव आयन. समझे? व्हेन द एटम बिकम्स पॉजिटिव आयन, व्हेन इट लूजेस द इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम स्टेबल. व्हेन द एटम becomes negative ion, when it gains the electron to become stable. Right? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स लूज एंड गेन क्यों करते हैं एटम? स्टेबल होने के लिए, आउटर मोशन में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. ओके, उसके बाद जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो एटम नहीं रह जाता, वो क्या बन जाता है? आयन, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव. सो इन सच वे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयन्स, cation and anion. Cat means positive. बिल्ली को याद रखो हमेशा, cat positive. Okay, so cation means positive ion. So here Na plus is a cation of sodium atom after losing 1 electron. I hope you understood. Anion, An means negative. Anion is a negative ion, means chloride ion is a negative ion, is an anion of chlorine atom due to gaining the electron. समझे? So atom in nature can be present in the form of ion. समझे? तो एटम जब नेचर में है, सॉइल, एयर, वाटर में है, तो हमारे अराउंड जो भी एटम्स है वो यहाँ एटम स्टेट में होते हैं. अगर वो स्टेबल है तो एटम ही रहेंगे. जैसे कि आर्गन, आर्गन ही होगा, एटम ही होगा, उसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज होगा नेगेटिव, क्योंकि उसका 2, 8, 8 वो स्टेबल है. आउटर मोस्ट शेल में देखो ऑक्टेट है, तो उसको इलेक्ट्रॉन लूज करने की या गेन करने की जरूरत नहीं है. समझे? तो आर्गन इज इन द फॉर्म ऑफ एटम, बट सोडियम, क्लोरीन, दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ एटम और दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ आयन. आयन क्योंकि वो अनस्टेबल है तो वो कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करते रहेंगे. समझे? So this is called valency. So what is valency, students? Combining capacity of an atom. Or you can say that number of electrons lost or number of electrons gained by an atom to become ion, to become stable, is called their valency. Means, अब अगर मैं ऐसा लिखूं, I am writing few examples of ions here, okay students? तो तुम मुझे उनका वैलेंसी बताओ. इफ यू अंडरस्टूड दिस, एल्यूमिनियम +3, तुम +3 भी लिख सकते हो या तुम एल्यूमिनियम 3+, दोनों भी तरीके से लिखा तो भी करेक्ट. ऑक्सीजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैसे भी लिखो चलता है. ओके, ठीक है. क्लोराइड, बोलो चलो, एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना है? अरे उसको ऊपर का चार्ज मतलब उसकी वैलेंसी, एल्यूमिनियम की वैलेंसी है +3 या 3+. मतलब क्या? यहाँ पे एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए टू बिकम स्टेबल.
ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? -2, करेक्ट, उसके ऊपर का चार्ज। -2 मीन्स इसने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। कैल्शियम +2, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। मैग्नीशियम भी +2, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। या किसी भी दो एटम की वैलेंसी सेम हो सकती है, नो प्रॉब्लम। ओके, वैलेंसी कैन बी सेम। क्लोरीन की वैलेंसी क्या है? -1, उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। सी, माइनस साइन मीन्स गेन द इलेक्ट्रॉन्स, प्लस साइन मीन्स लूज द इलेक्ट्रॉन्स, और आगे का जो नंबर है दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यहां तक समझे। आज हमने वैलेंसी के साथ साथ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड भी पढ़ा। देखो, सोडियम भी अनस्टेबल है क्योंकि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा का है, उसको वो लूज करना है। क्लोरीन भी अनस्टेबल है क्योंकि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है जो उसको गेन करना है। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है एंड वो 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन करता है। फिर ये बच जाता है सोडियम पॉजिटिव आयन, ये बच जाता है क्लोरीन नेगेटिव आयन। अपोजिट आयंस अट्रैक्ट्स टू फॉर्म अ कंपाउंड सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl। आई थिंक ये स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स तुमने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। तो हमने यहाँ पे वैलेंसी एंड द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ये 2 टॉपिक्स पढ़े। वैलेंसी में एक और थोड़ा सा पॉइंट रह गया है, but that will not do today. We'll do it in the next lecture. मैंने नोट्स भी भेजे हैं, please complete those notes in your notebook and go through today's video. Okay students, remaining will continue in the next lecture. Thank you.